होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल आनंद। दिल्ली एनसीआर में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। अकेले दिल्ली में एक महीने के भीतर 250 से ज्यादा लोगों में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं। ये आंकड़े डराने वाले भी हैं और सचेत करने वाले भी हैं। इसीलिए आज अभियान में हम डेंगू की बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि डेंगू को कैसे पहचानें, डेंगू से कैसे बचें और एहतियात के तौर पर क्या करें। एक मच्छर आदमी को अस्पताल पहुंचा सकता है। एक मच्छर आदमी को मरीज बना सकता है। एक मच्छर मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर सकता है। एक मच्छर आपकी जान का दुश्मन बन सकता है। जी हाँ, एक मच्छर, डेंगू वाला मच्छर। डेंगू एक जानलेवा बीमारी है। इट इज पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग। समय रहते इसका इलाज होना चाहिए और सबसे बड़ी चीज है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे बड़ी चीज है कि इसका बचाव होना बड़ा जरूरी है। दिल्ली एनसीआर में डेंगू का डर लगातार बरकरार है। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में डेंगू वाले मच्छरों ने सैकड़ों लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया है। दिल्ली में पिछले एक महीने में डेंगू के 277 मामले सामने आए हैं। इनमें 220 मामले अगस्त के पहले 2 सप्ताह में सामने आए। पिछले 15 दिन में दिल्ली में डेंगू से 2 लोगों की मौत हुई। इंद्रपुरी में 3 साल के बच्चे शिवम की मौत डेंगू से हुई। नरेला में 37 साल की महिला की मौत डेंगू से हो गई। नॉर्थ दिल्ली डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित है। नॉर्थ दिल्ली में दरियागंज, मॉडल टाउन, प्रीतमपुरा, मुखर्जी नगर प्रभावित है। साउथ दिल्ली में डेंगू के 82 मामले सामने आए। साउथ दिल्ली के वसंत कुंज, मेहरौली, हौज खास, साकेत प्रभावित है। ईस्ट दिल्ली में सबसे कम 19 मामले सामने आए हैं। इनमें लक्ष्मी नगर, इंद्रप्रस्थ, मधु विहार, प्रीत विहार, विनोद नगर प्रभावित है। 2010 के बाद इस मौसम में डेंगू के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है। आपको बता दें कि डेंगू एडीज मच्छर के काटने से होता है। एडीज मच्छर सामान्य मच्छरों से बड़ा होता है। एडीज मच्छर सुनहरे रंग का होता है। डेंगू को डेन वायरस भी कहते हैं। आपको बताते हैं कि डेंगू की पहचान कैसे करें और डेंगू के लक्षण क्या है। डेंगू के शुरुआती लक्षणों में रोगी को तेज ठंड लगती है। सिर दर्द, कमर दर्द और आंखों में तेज दर्द होता है। मरीज को लगातार तेज बुखार रहता है। जोड़ों में दर्द, बेचैनी, उल्टियां, लो ब्लड प्रेशर होने लगता है। शरीर पर लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं। ये लाल चकत्ते पहले पैरों में, फिर छाती पर या फिर पूरे शरीर में पड़ जाते हैं। शरीर में खून की कमी होने लगती है। शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। फीवर आता है, फीवर के साथ में हेडेक होता है। इसको बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे अंदर से हड्डियां चटक रही। अब जान लीजिए कि डेंगू से बचाव के उपाय क्या है। घर के आसपास पानी जमा न होने दें। घर के आसपास कोई गड्ढा हो तो उसमें मिट्टी भर दें। घर के आसपास की नालियों को साफ रखें। नालियों में पानी न रुकने दें, वरना एडीज के लार्वा पैदा होने लगते हैं। आसपास जमा पानी में केरोसिन या पेट्रोल डाल दें। पानी की टंकी को अच्छी तरह साफ रखें। जहाँ पानी जमा हो उसमें केरोसिन तेल डालें। रोज घर में कीटनाशक का छिड़काव करें। कूलर का पानी रोज बदलते रहें। कूलर में पानी बिल्कुल भी न जमा होने दें। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। यानी आपकी जरा सी सावधानी आपको डेंगू के डंक से बचा सकती है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी और दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव के साथ दीपक डालमिया, दिल्ली, इंडिया न्यूज। वैसे इस वक्त दिल्ली की जनता तो अपने आप को फुटबॉल की तरह महसूस कर रही होगी, क्योंकि एमसीडी सरकार को ब्लेम कर रही है, सरकार एमसीडी को ब्लेम कर रही है और पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा डेंगू के केसेस रजिस्टर हुए। बहरहाल इंडिया न्यूज की संवाददाता प्रतिभा सारस्वत ने लक्ष्मी नगर इलाके का जायजा लिया। यहां पर गलियों में जगह जगह पर पानी भरा हुआ था। देखिए, दिल्ली में इन दिनों डेंगू का कहर छाया हुआ है। तकरीबन 280 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। 2 मौतें हो चुकी हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली की सरकार और एमसीडी की आंखें नहीं खुली। दिल्ली की सड़कों पर इस तरह से अभी भी आपको पानी, डेंगू के मच्छर और लार्वा नजर आ जाएंगे। इस वक्त लक्ष्मी नगर इलाके में मौजूद है। कहा जाता है स्टूडेंट्स एरिया है। बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से स्टूडेंट्स अगर पढ़ने आते हैं तो इस जगह जरूर आते हैं। और एक बार हम आपको दिखा रहे हैं कि क्यों यहाँ के लोग डेंगू का शिकार होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुख्य सड़क है। यहाँ पर खाने पीने के कई स्टॉल्स हैं और वहीं पर ये पानी भी जमा हुआ है। बारिश का पानी है और साथ में आपको दिखा रहे हैं कि
कितनी बड़ी संख्या में इस पानी में लार्वा मौजूद है। यहाँ कभी भी ऐसा नहीं होता कि एमसीडी के लोग आके दवाई का छिड़काव करें, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि इस पानी में लार्वा पनप रहा है और यही मच्छर जब इंसान को काटता है तो डेंगू होता है। सिर्फ दिल्ली का लक्ष्मी नगर ही नहीं, दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इसी तरह पानी जमा रहता है और इस पानी की वजह से लोगों को डेंगू का शिकार होना पड़ रहा है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ प्रतिभा सारस्वत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वहीं डेंगू को लेकर एमसीडी के प्रवक्ता योगेंद्र मान से हमने खास बातचीत की। आप भी सुनिए डेंगू से बचने के लिए एमसीडी का क्या प्लान है। इसमें सभी का सहयोग अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये मच्छर अधिकतर घरों के अंदर या किसी परिसर के अंदर मिलते हैं। तो हमारा मकसद लोगों को सचेत करना और सजग करना है, ताकि उससे कोई और जो है बीमार ना पड़े, किसी और के लिए घातक ना हो। इसमें हमारे पास सिर्फ यही उपाय है कि हम उनके चालान करें। पहली बार हम चेतावनी देते हैं, नहीं करेंगे तो फिर हम उनका चालान करेंगे। चालान करने का सिर्फ यही है कि आपको बार बार सचेत करने पर अगर आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, ये दूसरों की जान माल के लिए भी खतरनाक हो सकता है, आपके लिए तो है ही है। जान माल के लिए खतरनाक हो सकता है। एमसीडी का प्लान आपने सुना, उन्होंने कहा हम चेतावनी देंगे, लेकिन फॉगिंग मशीन दिल्ली वालों को तो कम से कम बाहर निकलती हुई इस साल दिखी नहीं है, क्योंकि एमसीडी पहले ज्यादातर खुद ही कर्मचारी हड़ताल पर थे। बहरहाल अगर हमने नेताओं को पैनल डिस्कशन के लिए बुलाया होता तो एक दूसरे पर छीटाकशी होती। इसीलिए आपके भले के लिए, हम सबके भले के लिए हमारे साथ दो डॉक्टर्स जुड़ने जा रहे हैं स्टूडियो में। डॉक्टर चरण सिंह एडिशनल डायरेक्टर हैं और स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर हैं डेंगू के। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर विनोद रैना, जो कि एक जाने माने फिजिशियन है, वो जुड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर चरण सिंह, दिल्ली में हालात पिछले 5 सालों में बद से बदतर हैं, लेकिन शुरुआत इस तरह से करते हैं कि अक्सर दिल्ली में सिम्टम्स की बात की जाए तो बहुत सारे लोग, उनकी बॉडी एक्स होती हैं, बुखार होता है। कैसे नॉर्मल बुखार को डेंगू वाले बुखार से अलग समझा जाए, कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए दोनों? आंचल, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो अभी तक आपने दिखाया उसमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। जैसे आप बता रहे थे कि जो घर के आसपास की नालियां होती है, वहां पे डेंगू का मच्छर पैदा होता है। इससे एक भ्रांति पैदा होती है, एक बिल्कुल भी सही नहीं है। जो ये मच्छर पैदा होता है, ये एक क्लीन वाटर, जो साफ पानी है, खासतौर से लोग जब घरों में पानी भर के रखते हैं या घरों के जो कंटेनर होते हैं, जैसे फूल फ्लावर वास्ट होता है, उसके में ज्यादा ये मच्छर पैदा होता है। और जो वहां पर नालियों में पैदा होता है, वो एक डेंगू किसी भी तरह से नहीं फैलाता, वो दूसरी बीमारी फैलाता है। वहां पर मलेरिया और चिकनगुनिया होता है। बहरहाल हम आते हैं डेंगू के ऊपर। हाँ, डेंगू की मैं बात कर रहा था। तो डेंगू का मच्छर हमेशा साफ पानी में होएगा, और जो हम लोग पानी इकट्ठा करके रखते हैं उसमें यूजुअली होता है, और घर के आसपास जो भी कंटेनर जिसमें साफ पानी होता है उसी में होता है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन चरण सिंह जी ये बताइए कि इस साल जैसे हमने देखा कि बहुत स्पोराडिक रेनफॉल हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, और पिछले 1.5 महीने से ये सिलसिला चल रहा है, तो जगह जगह पर दिल्ली की सड़कों पर पॉट होल्स हैं, घर के आसपास पॉट होल्स हैं, जिसमें साफ पानी, बारिश का पानी तो इकट्ठा हो रहा है ना, तो वो भी तो ब्रीडिंग ग्राउंड है डेंगू के मच्छर के। डेंगू का मच्छर बिल्कुल भी ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं हो सकता। जहां पर कोई भी पानी धरती से टच हुआ होगा, वो मच्छर वहां पर अंडे पैदा नहीं करता। ये बहुत ही स्मार्ट मच्छर है, हम इसको वीआईपी मच्छर बोलते हैं, एडवांस मच्छर बोलते हैं, और ये बहुत ना एक अर्बन मॉस्किटो कहलाता है जी। तो ये बहुत ही समझदार है, जहां पर पानी धरती से टच होगा वहां वह अंडे ब्रीड नहीं करेगा बिल्कुल भी। अच्छा विनोद रैना जी, फिर आप बताइए चलिए हमें कि ये जो वीआईपी मच्छर है, इसको टैकल कैसे किया जाए, ये वीआईपी फीवर को नॉर्मल फीवर से अलग कैसे माना जाए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमको डायग्नोज करना कि क्या अगर एक पेशेंट को बुखार आ रहा है, वो कौन सा बुखार है, क्योंकि आजकल बहुत सारे बुखार जो आ रहे हैं वो वायरल टाइप बुखार होते हैं, जिसमें आपको एकदम से गले में खराश हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, बदन दर्द हो सकता है, और आपको एकदम से बुखार आ सकता है। लेकिन कैसे हम इस बीमारी को डायग्नोज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा वीकनेस है और बुखार के साथ में ठंड भी लग रही है और बोन्स में दर्द हो रहा है या बॉडी एक बहुत ज्यादा हो रहा है और आपको हिम्मत नहीं हो रही है चलने की, तो डेफिनेटली इट कैन बी डेंगू। तो इसको डायग्नोज करने के लिए आपको सबसे पहले कितने दिन के लिए विनोद रैना जी होना चाहिए, क्योंकि कल मेरी भी तबीयत जैसे बहुत लोगों की तरह दिल्ली में मौसम ऐसा है कि तबीयत अक्सर इस तरह की हो जाती है कुछ देर के लिए। देखिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल इसमें। जो ही बुखार आएगा, स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। 2 से 3 दिन में अगर आपको कंटिन्यूअस बुखार रहता है तो आपको सबसे पहले एक टेस्ट करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट हीमोग्राम विद ईएसआर। अगर उसमें हमको प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से नीचे जा रहा है, मान के चलिए 1,20,000 जा रहे हैं, 1 लाख के आसपास है, तो डेफिनेटली वी कैन लेबल दैट पेशेंट टू
दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू, तो उसके साथ में फिर हमको कंफर्मेटिव टेस्ट करना पड़ेगा आईजीएम आईजीजी डेंगू के लिए, या NS1 टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन उतनी देर तक हमको सबसे पहले मान के चलिए, अगर हमको लगता है कि आज बुखार आया, हमने दवाई खाई, क्रोसिन खाया और भी कोई ऐसे पैरासीटामोल ले लिया, उससे अगर हमको बुखार कम होता है, अगर उसके बाद भी हमको लगता है कि बुखार बार बार वापस आ रहा है, फिर हमको तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर क्या देखेगा, वो आपको डायग्नोज करेगा। क्योंकि जब भी डेंगू फीवर आता है तो उसमें बहुत सारी सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं वायरल फीवर से। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम होता बॉडी में, तो आपके बॉडी में छोटे छोटे दाने स्टार्ट हो जाते हैं आना, तो प्लेटलेट्स टूटना स्टार्ट कर देती है, तो आपके बॉडी में छोटे छोटे पिगमेंट्स आ जाएंगे। तो ये भी एक सिम्टम है डेंगू फीवर का। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सस्ता सा टेस्ट है, 150-200 रुपए में ये टेस्ट होता है, कंप्लीट हीमोग्राम DSR। उसमें हमको प्लेटलेट काउंट को देखना पड़ेगा कि कितना लेवल है। अगर वो 1.5 लाख से नीचे, तो उसके बाद फिर हमको सेकेंडरी टेस्ट करने पड़ेंगे। जो ही हमको ये डायग्नोस होगा कि ये डेंगू है, तो फिर हमको उसका उपचार करना पड़ेगा, फिर हमको बहुत ही सतर्क होना पड़ेगा उस पेशेंट के लिए। विनोद जी, हमें ब्रेक पर जाना है, सिर्फ ये बताएं कि ये जो प्रिलिमिनरी टेस्ट आपने बताया, ये कितने दिन में कराना चाहिए, दूसरे या तीसरे? दूसरे दिन मैडम, दूसरे या तीसरे दिन। देखिए, हम ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप ये अगर हम मान के चलिए टाइम वेस्ट करते हैं और हम उस लेवल पे डॉक्टर के पास जाते हैं जहां पर हमारे पास प्लेटलेट काउंट तकरीबन 70,000 या 80,000 या 50,000 है, क्योंकि कभी कभार डेंगू में 50,000 प्लेटलेट्स टूट जाती हैं, तो दैट टाइम इट कैन बी वेरी फेटल फॉर द पेशेंट। कैच ये है यहाँ पर कि पिगमेंट जो आपने कहा रैशेज होते हैं वो बाद की स्टेज में डेवलप होते हैं, लेकिन फीवर जो कि बार बार लौटता चला आए, क्रोसिन्स का भी ज्यादा असर ना हो, पैरासीटामोल का ज्यादा असर ना हो, तो डेंगू समझिएगा। और बोन्स में खासतौर से बहुत ज्यादा दर्द होता है, अनबेरेबल पेन होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हमारी ये चर्चा जारी है जो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए भी सुनना। छोटा सा ब्रेक, अभियान जारी है। फिर से अभियान में आपका स्वागत है। किस तरह से डेंगू के बुखार को पहचाने और उससे बचे, इसी पर चर्चा चल रही है। हमारे साथ डॉक्टर चरण सिंह भी मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे इसको पहचाना जाए। अगर 2 दिन तक बहुत हाई फीवर रहे और उसके बाद आपके बोन ब्रेकिंग फीवर रहे, तो कहीं ना कहीं डेंगू भी हो सकता है। डॉक्टर चरण सिंह, क्या इस दौरान एस्पिरिन वगैरह ड्रग, हालांकि दिल्ली सरकार ने भी बैन किए कुछ ड्रग्स, क्या लेना चाहिए, क्या किस किस्म की दवाई लेनी चाहिए? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि डेंगू क्या है। ये एक वायरल डिजीज है और इसका अभी तक कोई कारगर इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। हम चाहते हैं कि यदि किसी को डेंगू होता है तो दिल्ली गवर्नमेंट ने लगभग 34 अस्पताल आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर फ्री में डायग्नोसिस होता है, फ्री में टेस्ट होता है और फ्री में उसका इलाज भी होता है। दवाई की कमी नहीं है, वहां पर ट्रेंड स्टाफ है, नोडल अफसर है। और इसके साथ साथ वहां पर यदि प्लेटलेट की जो बात हम लोग करते हैं, भी कंफ्यूजन होता है कितनी बारी। प्लेटलेट का जो डिसीजन होता है वो फिजिशियन करते हैं कि कब उनको प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है। इसमें सबसे अच्छा होता है कि कोई भी इस तरह का फीवर आता है तो हम यदि आइडेंटिफाई हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पर फ्री में टेस्ट हो जाता है। टेस्ट होने के बाद में उनकी प्लेटलेट का मॉनिटर करते हैं और उनकी जो क्लिनिकल कंडीशन उनको देखा जाता है। और यदि प्लेटलेट 20,000 भी हो जाती है तो तब भी जरूरी नहीं कि प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन बहुत जरूरी है। और यदि प्लेटलेट की जरूरत होती है, हमारे दिल्ली में लगभग 70 आइडेंटिफाइड ब्लड बैंक है जहां पर फ्री में प्लेटलेट की सुविधा उपलब्ध है और उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता। और हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दी है कि जब कितनी बार क्या होता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट ब्लड बैंक होते हैं, क्राइसिस के टाइम पर वो बहुत पैसे चार्ज करना शुरू कर देते हैं। हम लोगों ने क्या किया कि वहां पर प्रतिदिन उनको अपने डिस्प्ले करना है कि आज उनके पास कितने प्लेटलेट और कितने दूसरे ब्लड प्रोडक्ट अवेलेबल है और उनकी कॉस्ट क्या है, ताकि कोई भी इसका फायदा ना उठा सके। ठीक है, ये आपने दिल्ली सरकार के कदमों के बारे में बताया। कौन सी दवाई लेनी चाहिए फीवर हो और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, ये बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।